अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहनाज और आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो रिसर्च में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इसके बगैर जो है वो ना रिसर्च स्टार्ट होती है और ना रिसर्च कंप्लीट होती है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पे कि रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये रिसर्च के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिव्यू लिटरेचर की ज़रूरत आपको क्यों पेश आती है, तो अक्सर रिसर्चर्स ये कहते हैं कि उनको रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट्स को, नए रिसर्चर्स को, तो एकदम से टॉपिक नहीं सेलेक्ट हो सकता। एकदम से आप कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर कोई एजुकेशन का स्टूडेंट है तो उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आया उसका इंटरेस्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर है, पेडागोजी के अंदर है, एजुकेशनल लीडरशिप के अंदर है। अगर वो एरिया आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे कि फ़र्ज़ करें उसका अगर इंटरेस्ट है पेडागोजी के अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो फिर वो उस एरिया से रिलेटेड रिव्यू लिटरेचर करना शुरू करता है, चीज़ों को रिसर्च करना शुरू करता है, रिसर्च पेपर से स्टडी कर सकता है, बुक्स को स्टडी कर सकता है, डिफरेंट चीज़ें जहाँ से उसको लिटरेचर अवेलेबल होता है वहाँ से वो स्टडी करता है और उसके बाद वो अपने प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करता है और स्पेसिफाई करता है। जैसे मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि प्रॉब्लम हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह की वीडियो में भी हमने इस चीज़ पर डिस्कस किया था। तो प्रॉब्लम जो स्पेसिफाई करते हैं या हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका जो अंदाज़ा है वो भी हमें रिव्यू लिटरेचर से पॉसिबल होता है हमारे लिए। अब जैसे किसी ने पेडागोजी या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सिलेक्ट किया, अगर उस रिसर्चर का इंटरेस्ट है लर्निंग के ऊपर, तो वो चेक करना चाहता है कि लर्निंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, लर्निंग किस किस तरह बच्चों के लिए बेनिफिशियल साबित होती है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर वो ये देखना चाहता है कि इम्पैक्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल, तो अब रिसर्च से हमें पता चलता है, डिफरेंट हम रिसर्चेस करते हैं कि प्राइमरी लेवल पे कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे होनी चाहिए या कोऑपरेटिव लर्निंग के होने से बच्चों की सोशल डेवलपमेंट किस तरह इम्प्रूव होती है। उसके बाद जो हमें रिव्यू लिटरेचर का बेनिफिट होता है या जो हमें ज़रूरत पेश आती है वो आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि जब हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं थीसिस के अंदर, या थीसिस के लिखने से पहले ही अगर हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये होता है कि हम पहले कुछ रिसर्चेस के रेफरेंसेस देते हैं, अपनी रिसर्च से रिलेटेड कुछ ऐसे रिसर्चर्स जिन्होंने कुछ फाइंडिंग्स दी हुई हों और उनके एस्पेक्ट्स को हम बयान करते हैं और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इन रिसर्चेस के अंदर जिन पर काम नहीं हो सका। फर्ज करें कोऑपरेटिव लर्निंग पे अगर काम हुआ है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ है, कॉलेज लेवल पे हुआ है, प्राइमरी लेवल पे, स्कूल लेवल पे नहीं हो सका, तो हम फिर ये एस्पेक्ट देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पे अगर कोऑपरेटिव लर्निंग हो तो बच्चों की सोशल डेवलपमेंट पे को कैसे इम्प्रूव करेगी। इसी तरह हम इस तरह भी देख सकते हैं इस लर्निंग को कि फॉरेन कंट्रीज़ में इसके ऊपर काम हुआ है लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ। अगर इंडियन लोग हैं तो वो इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, किसी और मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं चीज़ों को कि कोऑपरेटिव लर्निंग इस मुल्क के अंदर क्या इम्पेक्ट डालती है, क्योंकि चीज़ें वेरी करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन और प्लेस टू प्लेस। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिव्यू लिटरेचर का वो है ये हेल्प आउट करता है रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में। अक्सर टीचर्स, प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स को कह देते हैं, एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम वो रिसर्च कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि आप रिसर्च प्रपोजल लिख कर ले आएँ अपने टॉपिक पे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपके टॉपिक पे काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल एक नया रिसर्चर है, स्टूडेंट है, उसे क्या पता कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, या रिसर्च प्रपोजल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, या रिसर्च प्रपोजल किस तरह तैयार किया जाए, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो रिव्यू लिटरेचर से हमें पता चलता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो वही बात कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, प्रॉब्लम स्पेसिफाई होता है इसी रिव्यू लिटरेचर की वजह से।
और उसके बाद हमें डिफरेंट चीज़ें रिसर्च प्रपोजल के लिए पता चलती हैं। रिसर्च की टाइप कौन सी है होनी चाहिए हमारी, हम मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, हमारी पॉपुलेशन सैम्पलिंग क्या होगी, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हमें रिसर्च प्रपोजल में लिखनी होती हैं। और ये सब चीज़ें हमें रिव्यू लिटरेचर से पता चलती हैं कि हम जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें लोगों ने क्या क्या मेथड अप्लाई किए हैं और हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे कि हमारी रिसर्च प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह हो। रिव्यू लिटरेचर के ये भी फ़ायदा होता है कि हम दूसरों से लर्न कर रहे होते हैं, दूसरों की रिसर्चेस से, दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस होता है ज़ाहिर है बहुत सारे रिसर्चर्स का, उससे हम फ़ायदा उठा रहे होते हैं और उससे हमें नए नए आइडियाज़ पता चलते हैं। अब कोऑपरेटिव लर्निंग पे हमने जस्ट थोड़ी सी चीज़ें लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी, लेकिन जब हम रिसर्चेस पढ़ते हैं तो हमें उसके नए नए एस्पेक्ट्स पता चलते हैं, नई नई चीज़ें उसके हवाले से पता चलती हैं और फिर हमें अपनी रिसर्च के लिए भी नए नए आइडियाज़ हमारे जहन में आते हैं कि हमें मज़ीद किस तरह रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। अच्छा, रिव्यू लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो नए स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि आपको नोट्स ज़रूर ले लेने चाहिए। अक्सर ये होता है और मेरे साथ भी होता था, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हमें दोबारा उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या रिपोर्ट राइटिंग में ज़रूरत पड़ती है या दोबारा उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास उसके नोट्स नहीं होते। तो जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ें, कोई रिसर्च बुक पढ़ें, कुछ भी आप रिव्यू लिटरेचर करते हैं, आप उसकी एक पेज पर समरी ज़रूर बना लें अपने रजिस्टर के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही एक पेज पे आप समरी बनाना शुरू कर दें। जो भी आपने रिसर्च पढ़ी है उसके आप एक एक लाइन में उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप अपने पास नोट डाउन करते जाएं, ताकि जब आप एनालाइज करें आखिर में अपनी फाइंडिंग्स को या आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग करें तो उस वक्त आपके पास प्रॉपर रेफरेंस भी मौजूद हो और प्रॉपर रिसर्चेस भी मौजूद हों। आपको दोबारा दूसरी तीसरी बार जाके फिर से चीज़ें स्टडी करने की ज़रूरत पेश ना आए। उसमें सबसे चीज़ ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप क्या क्या नोट डाउन कर लें कि रिसर्च किस टाइप की थी, बेसिक थी या अप्लाइड थी या एक्शन थी, उसकी क्या टाइप थी, मेथड उसमें क्या अप्लाई हुआ था, क्वांटिटेटिव हुआ था, क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड था, उसके अलावा उसमें पॉपुलेशन क्या थी, सैम्पलिंग क्या थी, नॉन रैंडम थी, रैंडम सैम्पलिंग थी, उसके अलावा उन्होंने कौन इंस्ट्रूमेंट से डेटा कलेक्ट किया था, किस तरह डेटा एनालाइज किया था। ये सब चीज़ें आप एक पेज पे आपको लिख लेनी चाहिए ताकि आपको आगे जाके बेनिफिशियल होंगी। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि वो रिसर्चर ने फाइंडिंग्स क्या दी थी, क्योंकि दूसरों की रिसर्चेस की फाइंडिंग्स हम ज़रूर अपने रिसर्च में भी मेंशन करते हैं कि इस टॉपिक पे पहले भी काम हुआ था लेकिन रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया था और अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद उसका रेफरेंस ज़रूर नोट कर लें। रेफरेंस के अंदर ऑथर नेम, बुक का टाइटल या रिसर्च पेपर का टाइटल, जर्नल नेम, अगर रिसर्च पेपर है तो जर्नल नेम आएगा, अगर बुक है तो पब्लिशर नेम आएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ज़रूर नोट डाउन कर लें। उसके अलावा जिस वेबसाइट से आपको वो चीज़ मिली है, अगर ऑनलाइन आप सर्चिंग कर रहे हैं तो वो वेबसाइट भी अपने पास ज़रूर नोट डाउन कर लें। ये सब चीज़ें जब आपके पास एक पेपर पर होंगी मौजूद पहले से तो आपको दोबारा चीज़ें नहीं सर्च करनी पड़ेंगी और आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रिव्यू लिटरेचर में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, दूसरों की फाइंडिंग्स को एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, समराइज करते हैं ताकि हम कंक्लूजन निकाल सकें। अच्छा, अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हमें रिव्यू लिटरेचर से पता चलती है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। दूसरों ने अपनी रिसर्चेस में क्या क्या थ्योरीज अप्लाई की हैं, एजुकेशन की कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, फर्ज करें अगर हम एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो कौन सी थ्योरीज दूसरों ने अप्लाई की हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम अपना थ्योरेटिकल मॉडल किस तरह फ्रेम करेंगे, कौन सी थ्योरी हमारी रिसर्च को सपोर्ट कर रही है, या हम किसी थ्योरी को लेकर आएंगे जो हमें सपोर्ट कर रही हो या फिर हम खुद थ्योरी डेवलप कर रहे होंगे, दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन भी रिव्यू लिटरेचर से होती है। जैसे हम वेरिएबल में पहले से बात कर चुके हैं वेरिएबल की वीडियो में, उसे अगर स्टूडेंट चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्या होगा, डिपेंडेंट क्या होगा, क्या हम चीज़ चेक करना चाह रहे हैं, ये भी हमें पहले से पता होना चाहिए और वो भी रिव्यू लिटरेचर से पता चलता है। अब जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम देखना चाह रहे हैं कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरह
स्कूल के आउटकम को इन्फ्लुएंस करती है, स्कूल के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसमें हम पहले से हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो मुतासिर कर रहा है और जो मुतासिर हो रहा है वो स्कूल का रिजल्ट है। उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, मॉडरेटर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, जैसे स्कूल लीडरशिप है, स्कूल इन्वायरमेंट है, बच्चों के घर का इन्वायरमेंट है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल भी आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी रिसर्चर को पहले से पता होनी चाहिए, जो उसे रिव्यू लिटरेचर के ज़रिए पता चल सकती हैं। रिव्यू लिटरेचर से रिसर्च की क्रेडिबिलिटी भी पता चलती है, रिसर्च के अंदर क्या फेमिलियरिटीज़ हैं, क्या क्रेडिबिलिटीज़ हैं, और रिसर्च कितनी रिलायबल है, कितनी वैलिड है। जैसे कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे भी आगे चल के हम बात करेंगे। ये सब चीज़ें भी हमें रिव्यू लिटरेचर से ही मालूम होती हैं। अच्छा, ये दोबारा से वही चीज़ आ गई कि हमें अपना जो करंट रिसर्च है उसका पाथ आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, कि हमारा रास्ता कौन सा हो, हमारा मेथड कौन सा हो जिसको लेकर हम अपनी रिसर्च करने वाले हों। जैसे कि रिसर्च प्रोसेस क्या हो, जैसे कि हम प्रपोजल में पहले बात कर चुके हैं कि मेथड क्या होगा, सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, इंस्ट्रूमेंट, एनालिसिस का तरीका, ये सब चीज़ें भी हमें रिव्यू लिटरेचर से पता चलती हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि पहले से क्या क्या एरियाज़ ऐसे हैं जो नोन हैं, जिनको देखा जा चुका है, और कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं कि जिन पर अभी काम नहीं किया जा सका। ये भी रिव्यू लिटरेचर में ही पता चलता है। उसके बाद रिसर्चर की जो कॉम्पिटेंसी है उसको भी डेवलप किया जा सकता है रिव्यू लिटरेचर के ज़रिए। अब एक रिसर्चर है, नया रिसर्चर है, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो नए टॉपिक पे काम कर रहा है। उसकी एकदम से कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ सकती है, वो किसी भी टॉपिक पे एकदम से कैसे काम कर सकता है, उसे कैसे नई नई चीज़ें पता चल सकती हैं कि वो किस तरह काम करे कि वो काम बिल्कुल वैलिड और रिलायबल हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिव्यू लिटरेचर से ही डेवलप हो पाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिव्यू लिटरेचर की क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिनसे हम रिव्यू लिटरेचर करते हैं। अगर हम रिसोर्सेज पे एक नज़र डाल लेते हैं, सबसे पहले तो यूज़ ऑफ लाइब्रेरी है। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी लाइब्रेरीज होती हैं, कॉलेजेस की लाइब्रेरीज होती हैं, उसके अंदर जाके आप डिफरेंट चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी हैं, जहाँ पे आप कहीं पे भी घर में बैठे किसी भी जगह पर बैठे हुए उन ऑनलाइन लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास एक्सेस होता है, या पर्सनली भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गूगल स्कॉलर है, जी लाइब्रेरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं और जिनके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगे, बुक्स बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती हैं, और सबसे रिलायबल सोर्स होता है बुक्स, क्योंकि बुक्स में फेक इन्फॉर्मेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जब बुक लिखी जाती है तो बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको छान पटक करके लिखा जाता है, तो इसलिए बुक में फेक इन्फॉर्मेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद रिसर्च डिसर्टेशंस होती हैं, जो थीसिस लिखे जाते हैं रिसर्च के ऊपर, वो भी बहुत रिलायबल सोर्स होता है। रिसर्च पेपर्स हैं, वो बहुत रिलायबल सोर्स है रिव्यू लिटरेचर करने के लिए, क्योंकि रिसर्चर जब भी कोई रिसर्च करता है तो बहुत सारे उसमें रेफरेंसेस देता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करता है और अपना सारे मेथड को प्रूव करता है कि मैंने ठीक मेथड के थ्रू जो है वो रिसर्च की है। तो इस वजह से जो है वो ये भी रिलायबल सोर्स है। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। टीवी रेडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। कंप्यूटर से तो फ़ायदा खैर ऑनलाइन हम उठा ही रहे हैं। बाकी तमाम बहुत सारे और सोर्स हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं आजकल की दुनिया में, कि जिससे ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलता है। ऑनलाइन ब्लॉग्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जब रिसर्च के लिए यूज़ करें तो एक प्रॉपर सोर्स रेफरेंस के थ्रू आप चीज़ों को उठाएं। बुक्स हों, रिसर्च पेपर्स हों, रिसर्च थीसिस हों, उनमें ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको रिव्यू लिटरेचर के हवाले से मिल सकती है। और रिव्यू लिटरेचर के हवाले से एक चीज़ और बता दूं कि रिव्यू लिटरेचर 2 मरतबा भी होता है। पहले जब आप अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं उस वक्त आप अपना प्रॉब्लम स्पेसिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए आप रिव्यू लिटरेचर करते हैं। फिर जब आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर रिपोर्ट राइटिंग के लिए या अपना पाथ या अपना मेथड देखने के लिए, वेरिएबल्स देखने के लिए आप दोबारा भी रिव्यू लिटरेचर प्रॉपर वे में करते हैं, जो आपको फिर रिपोर्ट राइटिंग में भी काम आता है। तो आज के डिस्कशन में हमने सबसे पहले देखा कि रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, रिव्यू लिटरेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिव्यू लिटरेचर से हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च प्रपोजल में हेल्प लेते हैं, नोन एरियाज़ को जानने की कोशिश करते हैं, हमें मेथड पता चलता है। उसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें काम हैं जो हम रिव्यू लिटरेचर से ही रिसर्च में पता चलते हैं, जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है,
और उसके अलावा रिव्यू लिटरेचर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये डिस्कस की कि हमें नोट्स ज़रूर ले लेने चाहिए। प्रॉपर हमें एक नोट्स बनाने किसी भी एक पेज पे हर रिसर्च का, ताकि हम आगे चल के दोबारा से सर्चिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।